आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हमने कर लिए हैं और उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज जो होते हैं उनको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेक्चर 3 क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं हमारी जो बुक है, इस बुक का नेम है क्यूरियोसिटी। क्या नेम है इसका? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हम बता चुके हैं कि जिज्ञासा कहते हैं, यानी कि जानने की इच्छा होती है। तो ये जो बुक है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर, हम क्या डिस्कवर करने वाले हैं इस बुक में। ये जो बुक हमारे पास है, इस बुक की हेल्प से हम क्या डिस्कवर करने वाले हैं, आज हम जानते हैं। चलिए इस बात को सबसे पहले देखते हैं। हमारी बुक में ये जो लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है। पहली लाइन लिखी है, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट अर्थ। देखिए, इस बुक में ये कहा गया है कि हम सबसे पहले अपने होम प्लेनेट को देखेंगे। और बच्चों, हमारा जो होम प्लेनेट है वो क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ, एक क्वेश्चन आप अपने माइंड में ये तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज आवर होम प्लेनेट। ठीक है, और विच प्लेनेट, ठीक है, इज आवर होम, हमारा होम कौन सा है? अर्थ है। तो अर्थ हमारा होमली प्लेनेट है, यानी कि हम अर्थ में रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अर्थ हमारा होम प्लेनेट है। अब बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेनेट किसे कहते हैं। व्हाट इज प्लेनेट? प्लेनेट क्या होता है, आपने सुना होगा। देखिए, प्लेनेट जो होता है, प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ग्रह। अच्छा, कोई चीज प्लेनेट है, उसकी एक डेफिनेशन होती है बच्चों। अब प्लेनेट इज अ लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, राउंड, राउंड मतलब गोल, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेनेट क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है, तभी प्लेनेट कहा जाएगा। राउंड होगा तो ही उसे प्लेनेट कहेंगे, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कहाँ होता है? इन स्पेस, स्पेस में ये प्लेनेट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लार्ज है, राउंड है और वो स्पेस में है तो हम उसे प्लेनेट कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये दैट मूव अराउंड अ स्टार, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो लार्ज है, राउंड है, ये किसी स्टार के, जैसे मान लो ये स्टार है, इस स्टार के चारों तरफ इस ऑब्जेक्ट ने मूव भी करना है, तभी ये प्लेनेट कहा जाएगा। तो यानी कि 3 कंडीशन हो गई। देखिए, प्लेनेट इज अ लार्ज, प्लेनेट इज राउंड एंड प्लेनेट मूव्स अराउंड अ स्टार। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ एक लार्ज है, एक राउंड है और ये स्टार के चारों तरफ घूमती है। तो बच्चों, क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूं कि हमारी जो प्लेनेट है वो कौन से स्टार के चारों तरफ घूमती है। थोड़ा माइंड में प्रेशर डालिए और सोचने की कोशिश करिए। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया है। इसका सही आंसर है सन। सन इज अ स्टार, और ये सन जो स्टार है, इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारी जो अर्थ है, ये जो प्लेनेट है अर्थ, ये मूव करता है। ठीक है, तो अर्थ इज ऑल्सो अ प्लेनेट। और देखिए, प्लेनेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल प्लेनेट कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। देयर आर टोटल एट प्रेजेंट, अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की डेट में टोटल कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं। और ये 8 प्लेनेट कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम, देखो बच्चों, सोलर सिस्टम आप सभी लोगों ने सुना होगा। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास हमारा जो स्टार है, हमने बोला हमारा जो स्टार है, हमारे स्टार का नाम क्या है? सन है। ठीक है, और हमारे स्टार के साथ कुछ प्लैनेट्स इसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो ये प्लैनेट है, ये भी इसके चारों तरफ घूम रहा है, दूसरा भी है, ये भी घूम रहा है, तीसरा भी घूम रहा है। इस तरीके से ये जितने प्लैनेट हैं, ये टोटल इस सन, यानी कि सन जो स्टार जिसको हम बोल रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या बोला, ये जो जितने प्लैनेट हैं, जो ये सन, ये स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं, इनको और प्लस ये स्टार को मिलकर जो पूरा एक सिस्टम बन जाता है, इसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर मतलब सन, सन का सिस्टम है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने वर्ड यहाँ पे यूज करा सोलर सिस्टम। तो अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें कि एक सन है और 8 प्लैनेट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 प्लैनेट। तो इन सबको मिला के हमने जो सिस्टम बना, इसको सोलर सिस्टम बोला। और इसी सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट हैं वो इस तरीके से अरेंज है। देखो, सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, ठीक है, ये हमने लिखा है। दूसरा प्लैनेट है वीनस, ठीक है। तीसरा प्लैनेट है अर्थ, ये हमारा अर्थ है। चौथा प्लैनेट है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ठीक है, तो ये प्लेनेट के नेम आप लोग याद कर लीजिएगा और सीक्वेंस इनका यही है। सन से कितने डिस्टेंस के हिसाब से हैं वो हमने बता रखा है कि पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपने सीक्वेंस याद करना है कि कौन से प्लेनेट से पहले कौन सा है और कौन से प्लेनेट के बाद कौन सा है। अब दोस्तों, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में जब हम पढ़ते थे आज से 10 साल पहले, तो 9 प्लेनेट कहा जाता था। कितने? 9 प्लेनेट। लेकिन उन 9 प्लेनेट में से एक प्लेनेट था जिसका नाम था प्लूटो, और इस प्लूटो को पहले प्लेनेट कहा जाता था। लेकिन बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोनॉमी, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ठीक है, प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर गया। अब इस प्लूटो को प्लेनेट ना कह के अब क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बच्चों बौना। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बहुत छोटा है,
और जो नॉर्मल हैं उसी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट, अगर उससे उसका साइज बहुत छोटा है तो हम उसे बोना कहेंगे, बोने को इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं। तो प्लूटो जो पहले प्लेनेट था अब वो प्लेनेट नहीं रहा, अब वो ड्वार्फ प्लेनेट हो गया, यानी कि बोना ग्रह हो गया, और प्लूटो को अब हमने प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि विच प्लेनेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्लियर इट वाज अ प्लेनेट, नाउ इट इज नॉट अ प्लेनेट, तो नेम इज प्लूटो। अब बात करते हैं अगले लाइन पे। देखिए एक लाइन ये लिखी है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये लाइन ये कह रही है इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ जितने अभी हमने प्लेनेट पढ़े, 8 प्लेनेट जितने हमने पढ़े, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन 8 के 8 प्लेनेट में से अगर हम देखते हैं कि किसी प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ मतलब जीवन, जिंदा लोग रहते हैं, प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारा प्लेनेट है। इट इज द ओनली प्लेनेट, यानी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो अर्थ हमारा प्लेनेट है इसमें एनवायरनमेंट भी होता है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है इस हमारे अर्थ में। तो क्वेश्चन एक देखिए, नेम द प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ, अर्थ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है नेम द प्लेनेट विच हैज एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो कौन सा है, अर्थ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट में लाइफ है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अगर कोई कहता है कि अर्थ प्लेनेट में एनवायरनमेंट है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अगर कोई ये कहता है कि अर्थ में जो एनवायरनमेंट है उसका हमें क्या फायदा है, अर्थ को क्या फायदा है उसका, उसका फायदा यह है कि जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, ये अर्थ में रहने वाले जो लाइफ है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का क्या फायदा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट अस। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट अस, या हम ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट अर्थ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं आपको एक स्पेलिंग लिखी है एनवायरनमेंट की, एक तो स्पेलिंग आप इसकी याद कर लीजिएगा, क्या लिखी है, ENVIRONMENT। आपको लर्न होनी चाहिए, लर्न नहीं है तो कर लीजिएगा, और लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अब एनवायरनमेंट क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग मतलब सब कुछ जो हमारे आसपास है। ठीक है, सब कुछ जो हमारे आसपास है और जो इफेक्ट करता है लिविंग थिंग्स को। ठीक है, सब कुछ जो हमारे आसपास है और जो इफेक्ट करता है लिविंग थिंग्स को, जो जीवित चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं एयर, एयर हमारे आसपास है, हाँ बिल्कुल है, और एयर हमें इफेक्ट करती है। ठीक है, लिविंग थिंग को इफेक्ट करती है, अगर एयर नहीं होगी तो लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव। दूसरा वाटर, वाटर हमारे आसपास है, हाँ बिल्कुल है, वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लैंड हमारे आसपास है, लैंड हमें इफेक्ट भी करती है। लाइकवाइज प्लांट हमारे आसपास है, प्लांट हमें इफेक्ट करते हैं, अगर प्लांट नहीं होंगे तो फूड कैसे प्रिपेयर होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम लोग सफर कर जाएंगे, हमें इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे फूड चेन, फूड वेब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग चीजें आपको आगे पता लगे। ठीक है, तो एनिमल भी है हमारे एनवायरनमेंट में, और लोग, पीपुल भी हमारे एनवायरनमेंट में। अगर आपसे पूछे कि एनवायरनमेंट का पार्ट क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल, पीपल। ठीक है, यानी कि जो भी चीज हमारे आसपास है और हमारी लाइफ को, लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करती है, उसे हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन और लिखिए, इसका मतलब क्या है समझते हैं। ये लिखा है देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये कह रहा है कि अर्थ में एक अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ है। देखो दोस्तों, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी स्पेलिंग याद करेंगे, AMAZING। अमेजिंग को हिंदी में कहते हैं अद्भुत, अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अमेजिंग के लिए वर्डिंग, या कोई चीज जो आपको हैरान कर दे। ठीक है, आप रोड में चल रहे थे और आपने एक लगभग 20 फीट का एक लिजर्ड आपने देख लिया, तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, तो आप कहेंगे अमेजिंग, अमेजिंग लिजर्ड आप बोलेंगे। ठीक है, तो सरप्राइज हो गए आप, सरप्राइजिंग भी हम बोल सकते हैं अमेजिंग के लिए, या वंडरफुल बोल सकते हैं, वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बहुत शानदार। ठीक है, इस तरीके से इंप्रेसिव, आपको इंप्रेस कर दिया किसी ने। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम क्या होते हैं, जो वर्ड है और कोई दूसरा वर्ड है, अगर उन दोनों का मतलब सेम होता है तो हम बोलते हैं बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो आपको पता होना चाहिए, अमेजिंग के लिए सरप्राइजिंग, वंडरफुल या इंप्रेसिव वर्ड यूज हो सकता है, और हिंदी में इसे अद्भुत, बहुत शानदार या हैरान कर देने वाला हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में क्या है, लाइफ जो है, लाइफ की अमेजिंग वेराइटी, अद्भुत वेराइटीज हैं। यानी कि एक तरह की लाइफ नहीं है यहाँ पे, एक ही तरीके के प्लांट्स नहीं है, एक ही तरीके के एनिमल्स नहीं है, एक ही तरीके के लोग नहीं है। यहाँ पे अमेजिंग मतलब सरप्राइज करने वाले लाइफ वाले एनिमल्स, लाइफ वाले प्लांट्स, लाइफ वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं, लिविंग थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। अब दूसरा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लांट एंड एनिमल दैट हैव मैनेज्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लांट एंड एनिमल दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव
एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द प्लानट। तो प्लांट और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं अर्थ में दैट हैव मैनेज, उन प्लांट्स ने और उन एनिमल्स ने मैनेज किया है, ठीक है, मैनेज मतलब एडजस्ट किया है सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ में एडजस्ट किया है उन्होंने सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए, ठीक है, यहाँ सर्वाइव किया है और थ्राइव किया है। थ्राइव मतलब एक तो होता है देखो केवल सर्वाइव कर पाना, मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो सर्वाइव का मतलब क्या है, स्पेलिंग याद कर लीजिए। सर्वाइव को कहते हैं जीवित रहना, जिंदा रहना। अगर आप किसी जगह फंसे हुए हैं, ठीक है, आप अगर किसी जगह फंसे, मान लीजिए आप किसी जगह जा रहे हैं और वहां रोड भूल गए हैं और अचानक आप जंगल के बीचों बीच में अटक गए हैं, ठीक है, आप वहां 2 4 5 दिन तक रह रहे हैं, आपको जो मिल रहा है खाने का फल फूल मिल रहा है, आप खा के अपना जीवन बचा रहे हैं, आप ये कहेंगे कि हम लोगों ने सर्वाइव किया, अपने आप को जिंदा बचाया, 4 दिन 5 दिन आप जंगल में रहे तो आपने सर्वाइव किया, जीवित रहना या बचकर रहना, आप वर्ड यूज करेंगे सर्वाइव, ठीक है। लेकिन आप क्या हुआ, आप जंगल में फंस तो गए, लेकिन आपको क्या हुआ, गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से वहां पे खाने के लिए अच्छे अच्छे मैगी के पैकेट दिए, आपको डोमिनोज का पिज्जा आ रहा है बन के, और वहां पे आपके लिए सारी फैसिलिटीज आ रही है, तो वहां पे आप जंगल में फंसे तो रहे 4 5 दिन, लेकिन आप अच्छी तरह वहां पे आपने इंजॉय किया, आप वहां पे अच्छी तरह इंजॉय किया, तो उसके लिए हम बोलेंगे थ्राइव, यानी कि अच्छी तरह बढ़ना। अगर आप अच्छी तरह किसी जगह पे ग्रोथ कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, या आप सफल हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, यानी कि बिकम हेल्दी अगर आप हो रहे हैं, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे थ्राइव। तो यहाँ हमारा दोनों वर्ड समझाने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल्स जो हमारी अर्थ में डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स ने तो सर्वाइव किया अर्थ में, ठीक है, अर्थ में जिंदा रहने के लिए कुछ प्लांट और एनिमल्स ने तो सर्वाइव किया, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ने क्या किया, थ्राइव किया। अब आप इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझ गए होंगे, कहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है। अगर केवल जिंदा रहना है एक ऑप्शन है तो सर्वाइव, और अगर अच्छी तरीके से आप इंजॉय करते हुए अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, थ्राइव। तो हमारे जो अर्थ है, हमारे अर्थ में अमेजिंग यानी कि अद्भुत वेराइटीज आपको देखने को मिलती हैं, और ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने जिंदा रहने के लिए सर्वाइव किया है और जिन्होंने जिंदा रहने के लिए थ्राइव किया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या देखिए, ये कह रहा है यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। यू माइट हैव सीन, हो सकता है आपने देखा हो एक सीड को, सीड मतलब होता है दोस्तों बीज, सीड को हिंदी में हम कहते हैं बीज, ठीक है, बीज। अब देखो सीड क्या है, सीड क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो। आपने देखा होगा या सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब खेत में हम कोई फसल को बोते हैं, ठीक है, कोई प्लांट को हम बोते हैं, पहले हम खेत की जुताई करते हैं, उसे ट्रैक्टर हैरो से बुला के उसकी मतलब उसे खोदते हैं, ठीक है, उसकी मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, फिर उसमें हम बीज डालते हैं। जैसे हमने गेहूं बोना है, वीट अगर हमने बोना है तो हम बीज डाल देंगे, गेहूं गेहूं डालेंगे, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो बीज यानी कि वो जो सीड होगा, उस सीड से पूरा का पूरा गेहूं का प्लांट बाहर निकल के आ जाएगा और उस प्लांट में बहुत सारे गेहूं लग जाएंगे। तो बीज क्या होता है, द स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रो, दैट इज कॉल्ड अ सीड। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू माइट हैव सीन अ सीड, आपने एक ऐसा सीड देखा होगा जो कि प्लांट में ग्रो कर रहा है, ठीक है, देखा होगा बिल्कुल, आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे कि एक सीड से एक प्लांट ग्रो करता है, ऐसा डालिएगा मिल जाएगा। या आपने देखा होगा अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कैसे एक कैटरपिलर किस में बदल जाता है, बटरफ्लाई। देखो बटरफ्लाई जो होती है वो होती है एडल्ट स्टेज, जैसे आपके पापा मम्मी बड़े हैं और आप बच्चे हैं, तो बच्चे वाली जो हो गई यंगर स्टेज कहते हैं, और बड़े वाली जो स्टेज हो गई उसको एडल्ट स्टेज कहते हैं। लेकिन यंगर जो स्टेज होती है, यंगर स्टेज से पहले भी एक किड वाली जो स्टेज होती है, जब आप छोटे बच्चे थे, नर्सरी प्री के जी या 1 साल के जब आप थे, तो आपकी वाली जो स्टेज थी उसे हम बहुत यंग स्टेज कहेंगे। तो यंग स्टेज में जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई की जो यंग स्टेज होती है, उसमें बटरफ्लाई को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है, कैटरपिलर बोलते हैं, यानी कि कैटरपिलर बहुत छोटे एज में बटरफ्लाई को बोलते हैं, लेकिन जब वो कैटरपिलर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पूरा कंप्लीट ग्रो हो जाता है तो उसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं। तो कैटरपिलर को हिंदी में बोलते हैं जल इल्ली, ठीक है, या सुंडी भी बोलते हैं, इल्ली या सुंडी भी बोलते हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, ये सॉफ्ट होता है बहुत। कैटरपिलर क्या होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, वॉर्म लाइक, वॉर्म लाइक मतलब वॉर्म मतलब होता है कीड़ा, कीड़े की तरह। यंग, यंग मैंने बताया ना आपको, यंग फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई, किसी बटरफ्लाई का सॉफ्ट कीड़े की तरह दिखने वाला यंग फॉर्म है, ठीक है, यंग फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो आपने देखा होगा कैसे एक सीड से प्लांट निकलता है, आपने हो सकता है ये भी देखा हो कि कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई में बदल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आपने अपने पास होती हुई देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है, बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप चीजों को अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आप एक रियल मैन बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हमारी बुक क्या कह रही है। हमारी बुक क्या कह रही है, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ये कह रहा है कि अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें बढ़ना है, तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए, ठीक है। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू ग्रो। अगर हमारे पास फूड नहीं होगा तो वी कैन नॉट ग्रो, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। एंड स्पेशली कह रहा है, स्पेशली मतलब ये जरूरी है, एक लार्ज बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री, इंडिया की जैसी एक लार्ज कंट्री और डाइवर्स कंट्री में फूड हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम ये एक लाइन हो रही है, फूड इज सो फैसिनेटिंग, फूड इज सो फैसिनेटिंग। तो मतलब अगर इस पूरी लाइन को समझें
तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जैसी एक बड़ी और डाइवर्स कंट्री में अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें जीवित रहना है, तो हमारे पास फूड होना जरूरी है। ठीक है, अब डाइवर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। डाइवर्स का मतलब होता है, हिंदी में हम डाइवर्स को कहते हैं विविध। क्या बोलते हैं? विविध। विविध का मतलब क्या? देखिए, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार का। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खाना खा रहे हैं और आपकी जो थाली है, आपकी थाली में एक सब्जी रखी है मटर पनीर, एक सब्जी रखी है चिली पनीर, एक सब्जी रखी है बैगन, एक सब्जी रखी है कॉलीफ्लावर, एक सब्जी रखी है कैबेज। तो आप देख रहे हैं आपकी जो थाली है उसमें एक ही सब्जी नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सब्जियां रखी हुई हैं। तो हम क्या कहेंगे? योर थाली इज डाइवर्स थाली, डाइवर्स थाली या डाइवर्स वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आपकी थाली में विविध प्रकार की सब्जियां रखी हुई है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप डाइवर्स का मतलब। तो मीनिंग क्या मतलब है इसका? मीनिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज। अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, जैसे मान लीजिए एक गार्डन में आप जाते हैं, वहां पे आपको 10 या 20 टाइप्स के फ्लावर मिलते हैं, तो आप कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स। अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं, वेजिटेबल गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग लगभग 15 तरीके की सब्जियां लगी हुई हैं। जैसे वहाँ पे मूली भी लगी है, वहाँ पे गाजर भी लगा है, वहाँ पे कैबेज भी है, वहाँ ब्रिंजल भी है, वहाँ लेडी फिंगर भी है, अलग अलग तरीके की सब्जी है। तो आप कहेंगे डाइवर्स वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये है मतलब डाइवर्स का। और ऐसा ही इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री हम कह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि इंडिया जो है ना, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। हिंदुइज्म, हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसीज भी हैं, और भी बहुत सारे रिलीजन्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया इज अ रिलीजियस डाइवर्स कंट्री। रिलीजियस डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ पे रिलीजन वाइज, ठीक है, धर्म के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा, इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। हम क्या कहेंगे? इंडिया इज अ कल्चर डाइवर्सिफाइड कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री इन वेरी डिफरेंट डिफरेंट सेंस। हमारे पास फूड में भी डाइवर्सिटी है, लोगों में डाइवर्सिटी है, ठीक है, और रिलीजन में डाइवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे गॉड गॉडेस, इसमें भी डाइवर्सिटी है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं। आप केरला में जाएं, वहाँ पे अलग गॉड की पूजा होती है। आप वेस्ट बंगाल में जाएं, वहाँ अलग गॉड की पूजा होती है। आप जम्मू कश्मीर में जाएं, वहाँ अलग गॉड की पूजा होती है। आप गुजरात में जाएं, वहाँ अलग गॉड की पूजा होती है। तो मैं समझ चुका हूँ कि आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। एक वर्ड का मतलब आपको और पता होना चाहिए, यह है फैसिनेटिंग। ठीक है, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत रोचक। बहुत रोचक अगर कोई चीज है, आकर्षक अगर कोई चीज है, आकर्षक मतलब अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज है, मन को मोहने वाली, मनमोहक अगर कोई चीज है, मींस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और वेरी अट्रैक्टिव अगर कोई चीज है, तो हम बोलेंगे इट इज फैसिनेटिंग। इट इज फैसिनेटिंग। तो इंडिया का जो फूड है, इट इज ऑल्सो अ फैसिनेटिंग। इंडिया का फूड क्या है? फैसिनेटिंग है, यानी कि इंडिया का फूड आपको अट्रैक्ट करता है। अगर आप इडली सांभर देखेंगे तो आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बात करते हैं नॉर्थ इंडियन भोजन की, अगर आप बात करते हैं राजमा चावल, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप गुजरात में चले जाते हैं, ठीक है, तो गुजरात का फूड आपको अट्रैक्ट करेगा। जम्मू कश्मीर में आप चले जाते हैं तो वहाँ का फूड आपको अट्रैक्ट करेगा। तो इंडिया का जो फूड है वो बहुत फैसिनेटिंग है, मींस वो आपको अट्रैक्ट करता है, आपको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये कह रहा है अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब देखो, ये हमारी कंट्री है मान लो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने ट्रेवल कर लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने ट्रेवल कर लिया, तो हम बोला अक्रॉस। अक्रॉस मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूसाइंस। वी हैव डिफरेंट क्यूसाइंस। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, यानी कि कंट्री के एक सिरे से दूसरे सिरे और एक सिरे से दूसरे सिरे में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट क्यूसाइंस होती हैं। अब क्यूसाइंस क्या होती है? देखो, क्यूसाइंस का मतलब होता है दोस्तों, स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, विभिन्न प्रकार के भोजन, पाक शैली जिसे हम बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन। आपने देखा, मैंने जम्मू कश्मीर में अलग फूड है, यहाँ पहुंच जाओ केरला में अलग फूड है, यहाँ वेस्ट बंगाल में अलग फूड है, माछी भात यहाँ फेमस होता है, और गुजरात में चले जाओ यहाँ अलग फूड है। तो यही कह रहे हैं आपसे, वी हैव डिफरेंट क्यूसाइंस। क्यूसाइंस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के भोजन, विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज, और उनकी बहुत सारी डिशेज भी बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे अलग डिश होगी, यहाँ अलग डिश होगी, यहाँ अलग डिश होगी। ठीक है, व्हाट दे आर मेड ऑफ, ये किससे बनी होती हैं? ठीक है, ये कैसे बनी होती हैं, डिशेज कैसे बनती हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट, हमें कैसे पता लगता है? बात समझ में आ गई? तो क्यूसाइंस को अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोले, हम बोलेंगे मीन्स डिफरेंट स्टाइल और टाइप्स ऑफ कुकिंग एंड फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और कल्चर्स। तो जब भी हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं, तो हमें डिफरेंट क्यूसाइन देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिशेज में देखने को मिलती हैं, और हम ये सोचते हैं ये कैसे बनी होती हैं, हाउ दे आर मेड ऑफ। अब बात करते हैं अलोंग विद फूड। अगर हम फूड के साथ बात करें, ठीक है, हमें फूड तो चाहिए सर, लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए हमें फूड तो चाहिए। हमने बोला, हमने देखा, हमें वाटर भी चाहिए। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब मैंने बताया ना, जिंदा रहने के लिए हमें वाटर भी चाहिए। और वाटर क्या है? इज अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। डिलाइटफुल की स्पेलिंग याद कर लेना, काम आएगी, डिलाइटफुल सब्सटेंस। अब डिलाइटफुल का मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। डिलाइटफुल का मतलब होता है बहुत आनंददायक, बहुत आनंददायक। आपको अगर कोई चीज आराम दे रही है, हम कह रहे हैं आनंद आ गया। जैसे मान लीजिए आप धूप में घूम रहे हैं, आप 4-5 घंटे से लगातार घूम रहे हैं, और अचानक आप बैठ के एक जगह थक जाते हैं, और अचानक कोई आदमी आता है और आपको 2 गिलास पानी पिलाता है ठंडा ठंडा सा, तो आप कहते हैं मजा आ गया। कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आनंद आ जाना, आनंद आए, यानी कि मन भावन, मन को भाने वाला जो चीज है, या सुखद, जो आपको सुख दे दे, उसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल। तो ये क्या है? वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। आप खुद ही इमेजिन करिए, जब कभी आपको 6 घंटा 10 घंटा पानी नहीं मिलेगा, और उसके बाद आपको 1 गिलास पानी कोई पीने को दे देगा, तो आपको तो बहुत मजा आएगा।
तो आप कहेंगे आई एम वेरी डिलाइटेड बाय हैविंग द ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी पीने के बाद मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो देखिए अब दो चीज आपको पता है जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक तो फूड और दूसरा व्हाट वी नीड दैट इज वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या लिखा है देख, हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पुडल व्हेन इट रेन्ड, ये आपने कभी किया है? समझिए, मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि कभी आपने देखा होगा, पुडल समझ लो, देखो पुडल पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा। पुडल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है ना, तो बारिश होती है कहीं पे जमीन जो होती है मुलायम होती है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई स्कूटर गया या कोई बड़ा ट्रक गया और वहां पे जमीन थोड़ा नीचे बैठ गया और गड्ढा बन गया रोड में हल्का सा, या कच्ची रोड है वहां पे गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में पानी भर गया, तो छोटा सा गड्ढा और उस गड्ढे में पानी जो भर गया उसको हम बोलते हैं क्या, पुडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुडल। तो क्या पुडल को क्या बोला, पानी का छोटा गड्ढा, इसको हमने बोला पुडल, या छोटा जल भराव। जल भराव का मतलब देखो, जल मतलब वाटर होता है, भराव मतलब भरना, यानी कि छोटा सा गड्ढे में अगर पानी भर गया तो हम बोलेंगे वी विल यूज द वर्ड पुडल। तो क्या आपने कभी ऐसे छोटे गड्ढे में कूद मारी है या कूद मार के कभी खेला है जिसमें कि पानी भरा होता है जब बारिश हो जाती है? ठीक है, तो ये आपने कभी एक्सपीरियंस करा है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, और नहीं करा है, किसी को करते हुए देखेंगे तो आप वैसे देख के भी खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? अच्छा चलो ये तो ठीक है, कभी आपने सोचा कि बारिश जो हो रही है, आसमान से जो पानी गिर रहा है ना, ये पानी कहाँ से आ रहा है? आसमान में तो पानी इतना स्टॉक है नहीं, ये पानी कैसे आ रहा है? कभी पता है आपको रेन कैसे होती है? देखो मैं आपको ना, मैं एक एक चीज बता दूंगा आपको। ठीक है, रेन कैसे होती है, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, कैसे क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्लाउड्स एक जगह रेन ज्यादा कर रहे हैं और दूसरी जगह तो रेन करते ही नहीं है, ऐसा क्लाउड्स पक्षपात क्यों कर रहे हैं कि एक जगह रेन हो रही है और आपके 2 किलोमीटर दूर आपके पास में पड़ोस में वहां रेन ही नहीं हुई है, वो कहते हैं, आप फोन करते हो हमारे बारिश हो गई, कहते हैं नहीं हमारे तो हो ही नहीं रही है, ऐसा क्यों होता है? ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस? कभी आपने देखा है कि पानी जम जाता है? अरे भाई, एक कटोरा पानी लो, उसको फ्रिज में रखो और फ्रिज में रख के फ्रिज को ऑन करो, देखना 5 घंटे बाद वो पानी जम जाएगा। तो आप नोटिस करना। ठीक है, ऐसा पानी क्यों जमता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बिकम्स आइस, और बर्फ बन जाता है व्हेन इट कूल। ठीक है, जब हम उसको ठंडा करते हैं, पानी को जब आप ठंडा करोगे, यानी कि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडा होता है, तो वो बर्फ बन जाता है। और जब हम पानी को गर्म करते हैं, बॉईल जब हम करेंगे, जब हम हीट देंगे, तो वो स्टीम यानी कि भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप। देखो बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए हिंदी में किसे क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं स्टीम को। ठीक है, और आइस जो है, आइस को हम बोलते हैं बर्फ। तो बर्फ कैसे बनती है? जब हमने पानी को क्या करा, जब हमने पानी को ठंडा करा तो बर्फ बनी, जब हमने पानी को गर्म करा तो क्या बन गई? स्टीम, यानी कि बर्फ, भाप बन गई। और स्टीम कैसे बनती है? जब हम पानी को क्या करते हैं? हीट करते हैं। इसी तरीके से ये कह रहा है, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? ठीक है, समर के महीने यानी कि गर्मियों के टाइम में आपने ठंडे पानी को पिया है तो आप कितना एंजॉय करते हैं? या आप जब गुनगुने पानी से, वार्म पानी से नहाते हैं विंटर में तो आपको कितना मजा आता है? तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा ये पानी ठंडा है ये पानी गर्म है? ठीक है, ये कैसे पता लगा आपको? तो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं देखो बच्चों हमारे साइंस में, जो कि हमें समझने हैं। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे साथ जर्नी में बने रहिएगा, मैं आपको हर एक एक छोटे छोटे फैक्ट को समझाऊंगा। ठीक है, और आपके जो छोटे भाई हैं या कोई आपके जो आप पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके बच्चे हैं तो उनको भी बोलिएगा ये सब चीज़ों को कंटिन्यू करके देखते रहने के लिए, क्योंकि लर्निंग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत मजेदार तरीके से आप चीज़ों के जो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, और समझी हुई चीज़ें आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं, आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं, देखो वेदर इट इज वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है? वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर। ठीक है, व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ समथिंग इज कैन बी इंपॉर्टेंट। देखो चाहे पानी गर्म हो हमें पता लग जाएगा, या हमारा शरीर गर्म हो जाए, जब हमें बुखार आता है हमें पता लग जाता है। तो ये चीजें हम सब एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं, हमारी बुक हमें क्या बताना चाह रही है। हमारी बुक कह रही है, देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। इसके अलावा भी देखो वाटर के बारे में हमने पढ़ा वॉट फूड के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं द पेपर वी राइट इन। आप लोग नोटबुक ले जाते हैं स्कूल में, हम इस पेपर पे लिखते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा ये पेपर आया कहाँ से, कैसे पेपर मिला? चलो दुकान से मिला जहाँ से बुक खरीदी, लेकिन उस दुकान में कहाँ से आया? ठीक है, मानते हैं उस दुकान में किसी बड़ी दुकान से आया, होलसेल वाली दुकान से आया, लेकिन होलसेल दुकान में कहाँ से आया? मान लो फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री में कहाँ से आया? तो ये सब चीजें हैं, ये क्वेश्चंस आपने उठाने हैं। ठीक है, मेटल की चाबी आपकी देखा आपने, कार की चाबी देखी होगी आपने, बाइक की चाबी देखी होगी आपने, साइकिल की चाबी देखी होगी। ये चाबी जो बनी वो कैसे बनी, वो मेटल कहाँ से आया? कभी सोचा आपने? आपने चाबी तो देख ली, आपने कार देख ली, लेकिन वो कार में जो टिन लगा है, लोहा लगा है, वो लोहा हमें कहाँ से मिला? ठीक है, कभी सोचा इस बारे में? सोचना मतलब इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे हैं देन यू आर रीडिंग साइंस। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं प्लास्टिक का रूलर।
ठीक है, आपने स्केल देखा होगा, आप स्केल यूज करते हैं, कभी आपने देखा प्लास्टिक का स्केल कहाँ से बना? चलो फैक्ट्री में तो बना, मान लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री में प्लास्टिक आया तो आया कहाँ से? ठीक है, अब बात करते हैं इरेजर जो आपके बॉक्स में होता है, पेंसिल बॉक्स स्कूल ले जाते हो, उसमें एक रबड़ रखा होता है जिससे आप मिटाते हो चीजों को, जब आप पेंसिल यूज करते थे। अब तो आप 6 में पहुंच गए, बड़े बच्चे हो गए, लेकिन जब आप पहले यूज करते थे तो ये इरेजर कैसे बना होगा, कभी सोचा इस बारे में? या कहाँ से मिला हुआ इरेजर? ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों सोचनी है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, तो आपके अंदर एक चीज होनी बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करें व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक जो ऑब्जर्वर अच्छा होगा, जो बच्चा अच्छा ऑब्जर्व करेगा चीजों को, वही एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता है। जो चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा वो अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। इसलिए एक कहावत भी है कि अ गुड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। ठीक है, तो अभी से आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। अब बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट तो आपने खूब देखा होगा, ठीक है, लोहे को पकड़ा और साथ में एक मैग्नेट रखा, उसको उससे चिपकाया, उसको उससे चिपकाया। तो ये मैग्नेट कहाँ से आया भाई? मैग्नेट वाला बॉक्स भी स्कूल में कुछ बच्चे जिद करते हैं ना कि हमें पेरेंट्स हमारे लिए ये वाला बॉक्स ले आओ, मैग्नेट वाला ले आओ, लेकिन ये मैग्नेट वाला बॉक्स कैसे बना? इसके अंदर मैग्नेट कहाँ से आया? कहाँ से हमें मैग्नेट मिला? अच्छा चलो ये छोड़ो, आप कपड़े तो आप पहनते हो ना, ये कपड़े जो आपको पहन रहे हो, ये कपड़े में जो मटेरियल यूज हुआ है जिससे आपका कपड़ा बना है, ये कहाँ से आया? ठीक है, या कप विद ड्रिंक, आप जो जिस कप में आप बॉर्नविटा पीते हो, हॉर्लिक्स पीते हो, कॉम्प्लान पीते हो, मिल्क पीते हो, ठीक है, और बहुत ड्रामा करते हो पीते समय, ये जो कप है ये कप कहाँ से आया? कभी सोचा इस बारे में? सोचो। साइंस आपका जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए है कि आपने सोचना है। इफ यू कैन थिंक यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, इसलिए सोचो। साइंस आपको इसलिए बताई गई है, थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोचेंगे तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड सो मेनी अदर थिंग्स व्हाट दे आर मेड ऑफ। तो बच्चों अगली बार जो भी चीज आपको दिखे, फर्स्ट लेट अस थिंक। आप सोचो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, क्वेश्चन करो, अपने टीचर से पूछो ये कैसे हुआ, समझ में यार तो मुझसे पूछो, कमेंट कर लेना, मैं बताऊंगा आपको, हर चीज का आंसर दे दूंगा। ठीक है, आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। देखो क्या, एक चीज सोचो, कॉमन सेंस लगाओ यार। देखो जिससे कप बना है, ठीक है, और जिससे कपड़े बने हैं, या जिससे मेटल बना है, या जिससे प्लास्टिक का स्केल बना है, या जिससे पेपर बना है जिसमें आप लिख रहे हो, ये क्या सारी चीजें एक चीज से बनी है या अलग अलग चीजों से बनी हुई है? यार कभी सोच तो लिया करो इस बारे में। तो हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? हम कैसे अलग अलग मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कहेंगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कैसे कहेंगे हम? ठीक है, तो यही चीज हमने पढ़नी है साइंस में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। हमारी बुक लिख रही है, देखो, कि वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर द बुक। सीधा साधा मतलब यह है कहने का कि जैसे जैसे हम इस बुक को आगे पढ़ते रहेंगे, हमारे पास इतने क्वेश्चन उठ जाएंगे, इतने क्वेश्चन उठ जाएंगे कि जिनका आंसर हमारे लिए ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। इंपॉसिबल नहीं बोला मैंने बोला टफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो उठाओ बच्चों, क्वेश्चन उठाओगे तो ही तुम आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी बुक हमसे कह रही है, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन। चलो ठीक है, हमने अर्थ के सारे क्वेश्चंस पूछ डाले, लेकिन हम अर्थ के ही क्यों पूछे भाई? हमारे पास अर्थ के बाहर भी तो दुनिया है। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो अर्थ है ये एक प्लेनेट है, और हमारे अर्थ के जैसे 7 प्लैनेट्स और हैं, टोटल 8 प्लैनेट मैंने आपको बोले। और जो 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट के साथ जो सन है, इसको मिलकर मैंने क्या बोला? सोलर सिस्टम बोला। तो हम अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं ना, स्पेस में पहुंच जाते हैं। हम अर्थ के क्वेश्चन ही क्यों आपको डिस्कस करें? हम देखते हैं यूनिवर्स में क्या हो रहा है। वी आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग बियॉन्ड द सन, मून एंड द मिलियंस ऑफ द स्टार दैट शाइन इन द स्काई। हम वहां भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम वो भी जानेंगे कि भैया हमने आपको बोला कि अर्थ चक्कर लगा रहा है किसके? सन के। मैंने आपको बोला था ना कि सन जो है, सन के चारों तरफ क्या होता है? प्लेनेट घूमते हैं। अरे भैया क्यों अर्थ ही क्यों लगा रहा है चक्कर, सन क्यों नहीं लगा रहा है इसके चक्कर? ये भी क्वेश्चन है ना। ठीक है, या जैसे मैंने बोला पहला मरकरी है, दूसरा वीनस है, तीसरा अर्थ है, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, मैंने बोला आपको। ठीक है, अब मैंने बोला इन जो 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट में से लाइफ केवल पॉसिबल कहाँ है? अर्थ में ही तो है, और में क्यों नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और अगर आप माइंड में आपके क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, तो आप समझ लो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो चलो टाइम पास नहीं करना है, समझो, क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब हमारी बुक हमसे कह रही है, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अगर आप किसी लीफ को कहते हैं पत्ता या पत्ती, ठीक है, तो पत्ती का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हो, या डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव। आपने देखा ना, एक कीड़ा चल रहा है, या सांप रेंग रेंग के चल रहा है, या हाथी चल रहा है। देखो हाथी का चलना, सांप का चलना, शेर का चलना, चींटी का चलना, क्या सबका सेम है? या एक बतख का चलना या मछली का चलना सबका सेम है? सबका अलग अलग है। तो सोचो ना भाई, कौन कैसे क्यों चल रहा है, कोई कारण तो होगा। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। ठीक है, सीड जो होता है, सीड के ऊपर की स्किन को निकालो, सीड के ऊपर की स्किन को निकालो। अच्छा चलो, राजमा के ऊपर का छिलका निकाल लो, ठीक है, अलग तरीके से निकलेगा। आलू के ऊपर का छिलका निकालो, अलग तरीके से निकलेगा। टमाटर के ऊपर का छिलका निकालो, अलग तरीके से निकलेगा। और अखरोट के ऊपर का छिलका निकालो, या नारियल के ऊपर का छिलका निकालो, अलग तरीके से निकलेगा ना। लेकिन है तो सब में छिलका ही, ऐसा अलग अलग क्यों निकल रहा है? ये भी एक सोचने का सब्जेक्ट है। वी होप
ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जैसे ही हर चैप्टर आप इस बुक का पढ़ोगे बच्चों, मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूं कि आपके मन के अंदर क्वेश्चन उठ जाएंगे, इतने क्वेश्चन उठ जाएंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओगे, ठीक है। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आंसर भी होंगे, आंसर होंगे तो आप इंटेलिजेंट कहीं जाओगे। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, देखते हैं। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज हाउ वी try to find answers to our questions on our own, you have already seen, ठीक है। अभी आपने रियलाइज नहीं करा है कि हम ये खुद से इसके आंसर कैसे ढूंढ पाएंगे। फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, ठीक है। व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड। देखो बच्चों, चलो एक सिंपल चीज है मैं आपको बताता हूँ। देखो साइंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। साइंस का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस। तो जब आप साइंस पढ़ रहे हो, चलो मान लो आप पेन से लिखते हो, ठीक है। आप स्कूल में पेन से लिख रहे हो, आपको 10 मिनट हो गए लिखते लिखते, अचानक फिर पेन ने लिखना बंद कर दिया, क्या करोगे? सबसे पहले पेन को पकड़ोगे, देखोगे क्या हो गया, सोचोगे ना कि ये बंद क्यों हो गई, सोचोगे ना, सोचोगे, हर बच्चा सोचेगा ये पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। फिर क्या करोगे? फिर अपना दिमाग चलाओगे, दिमाग में सोचोगे यार इसकी इंक तो खत्म नहीं हो गई। फिर पीछे से खोलोगे, उसकी जो अंदर रिफिल होगी उसको बाहर निकालोगे, फिर देखोगे अरे इसकी रिफिल तो खत्म हो गई। फिर क्या करोगे? नई रिफिल डालोगे या उस रिफिल में इंक डालोगे, अगर इंक वाली होगी तो इंक डालोगे, फिर टाइट से बंद करोगे, फिर लिखना शुरू करोगे, चल जाएगी। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या करा? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, ठीक है। आपने क्या करा? देखो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, फिर आपने उसका सॉल्यूशन सोचा, क्या करा? सॉल्यूशन में रिफिल बाहर निकाली और उसमें इंक डाली, ठीक है। फिर आपने उसको बंद करा, फिर आपने उसको क्या करा? उसको टेस्ट करा, देखा कि सही है या नहीं सही है, पेन चली नहीं चली, आपकी पेन भी चल गई, फिर लास्ट में आपको सेटिस्फेक्शन हो गया। तो यही तो साइंस है बच्चों। आपको कोई भी चीज दिख रही है, आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके सॉल्यूशन को सोचो, उसके सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करो और लास्ट में उसको चेक करो कि आपने जो सॉल्यूशन दिया है क्या वही सॉल्यूशन सही है या कोई और सॉल्यूशन सही है। मान लो आपने इंक डाली, नहीं चली पेन, तो आप दूसरा ऑप्शन देखोगे ना। तो यही साइंस है, ठीक है। तो ये साइंस को पढ़ने का जो तरीका है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। आप साइंस में कोई भी चीज करते हो, ठीक है, आप साइंस में कोई भी चीज करते हो, कोई प्रॉब्लम को देखते हो, उस प्रॉब्लम को समझते हो, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हो और लास्ट में जब सॉल्व हो जाता है उसको चेक करते हो। तो ये जो पूरा मेथड हम साइंस में यूज करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड आप अपनी जिंदगी में रोज अप्लाई करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसे कैसे हमने सॉल्व करना है, ये किस तरीके से हमने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब अब हम जो अगली क्लास होगी उस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो आपको समझ में कुछ आया है ना, तो आप इसको रिवाइज कर लेना और समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। और इसके बाद हम एक एमसीक्यू लेके आएंगे इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड, जो हो सकता है आज या हो सकता है कल आपको देखने को मिले। तो उस एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। नंबर जितने भी एमसीक्यू होंगे, चाहे 20 हो 25 हो, आपके फुल नंबर आने चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मन लगा के पढ़िएगा और थैंक यू।